नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें अपने भीतर ले जाएगी। हमारे पास स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध कृति ध्यान एवं इसकी विधियां पर आधारित एक काफी विस्तृत समीक्षा है। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक महत्वपूर्ण विषय है। विवेकानंद के ध्यान पर विचार वो तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। और ये समीक्षा जो है ये हमें उन विचारों की गहराई और शायद उनकी व्यावहारिकता को भी समझने में मदद कर सकती है। मतलब जैसा समीक्षक ने अनुभव किया। हाँ, बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यही है कि इस समीक्षा के पन्नों को पलटते हुए विवेकानंद ने ध्यान का असली मतलब क्या बताया है, उसकी विधियां क्या हैं और उसके जो आध्यात्मिक आयाम हैं उनको खोजें। सही कहा। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समीक्षक को इस पुस्तक में क्या खास लगा। और ये देखना भी आप कह सकते हैं रोचक होगा कि समीक्षक आज के दौर में इस पुस्तक की प्रासंगिकता को कैसे देख रहा है। क्या ये बस एक ऐतिहासिक महत्व की चीज है या फिर इसमें आज भी हमारे लिए कुछ है, कुछ प्रैक्टिकल। सही बात है। अच्छा, तो समीक्षा की शुरुआत ही एक दिलचस्प दावे से होती है। समीक्षक का कहना है कि विवेकानंद ध्यान को महज एक धार्मिक रस्म या कोई क्रियाकांड नहीं मानते। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा मौलिक समझते हैं। चलिए इसे बिंदु से शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक जरूरी नुक्ता है, क्योंकि आमतौर पर तो ध्यान को पूजा पाठ के उसी ढांचे में देखा जाता है ना। हाँ, अक्सर। लेकिन ये समीक्षा इशारा कर रही है कि विवेकानंद इसे शायद चेतना के विस्तार के रूप में देखते थे। तो अगर हम समीक्षा के आईने से देखें तो विवेकानंद के लिए ध्यान का सार क्या है? क्या कहती है समीक्षा? समीक्षा में साफ लिखा है कि वे इसे आत्मा और ब्रह्म के मिलन का एक तरह से सर्वोच्च मार्ग मानते हैं। आत्मा और ब्रह्म का मिलन? हाँ, यहाँ आत्मा से समीक्षक का मतलब शायद व्यक्तिगत चेतना से है, और ब्रह्म यानी वो परम सत्य, वो सार्वभौमिक चेतना। अच्छा। को अपनी जड़ों को पहचानने की एक गहन यात्रा है। समीक्षा कहती हैं कि विवेकानंद इसे किसी भी शारीरिक आसन या कर्मकांड से कहीं ऊंचा स्थान देते हैं। मतलब समीक्षा ये बता रही है कि ध्यान एक ऐसा जरिया है जिससे व्यक्ति अपनी जो सीमित पहचान है उससे ऊपर उठकर उस अनंत से जुड़ सकता है जहां से वो आया है। ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इसी जुड़ाव की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानती है। ये कोई मानसिक शांति पाने का शॉर्टकट नहीं है। अच्छा। बल्कि ये आत्म अन्वेषण का, खुद को परत दर परत खोलने का एक तरीका है। समीक्षक के अनुसार विवेकानंद का ध्यान आपको बाहर की दुनिया से हटाकर आपके अपने केंद्र में लाता है। ठीक है, ये तो हुई ध्यान के क्यों और क्या की बात। लेकिन सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए, प्रैक्टिकली कैसे करें। समीक्षा रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जा सकने वाले कुछ व्यावहारिक तरीकों का जिक्र करती है। समीक्षक ने किन विधियों को उपयोगी पाया? हाँ, समीक्षा कई व्यावहारिक विधियों पर रोशनी डालती है। एक तो है मौन साधना। मौन साधना, चुप रहना। देखिए, समीक्षा इसे सिर्फ चुप रहने से ज्यादा बताती हैं। ये बाहरी शोरगुल से ध्यान हटाकर अंदर की आवाज, अंदर की शांति को सुनने का एक सचेत प्रयास है। जानबूझ का किया गया प्रयास। समीक्षा बताती है कि ये कैसे हमारे विचारों की जो अनियंत्रित दौड़ है उसे धीमा करने में मदद करता है। और एकाग्रता अभ्यास के बारे में समीक्षा क्या कहती है? मेरा मतलब है हमारा मन तो अक्सर बंदर की तरह यहाँ वहाँ कूदता रहता है। बिल्कुल। उसे टिकाना तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और समीक्षा इसी चुनौती को स्वीकार करती है। वो एकाग्रता अभ्यास पर जोर देती है। अच्छा। इसमें क्या है कि मन को किसी एक विचार या एक बिंदु या मान लीजिए किसी छवि पर टिकाने का अभ्यास किया जाता है। समीक्षा ये भी कहती है कि हाँ, ये शुरुआत में कठिन लग सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन यही मन को साधने का पहला कदम है, पहला जरूरी कदम। इसके अलावा आत्मचिंतन का भी जिक्र है। ये कैसे काम करता है समीक्षा के अनुसार? क्या है ये? समीक्षा आत्मचिंतन को एक तरह का आंतरिक अवलोकन बताती है। मतलब अंदर झांकना। अच्छा। इसमें व्यक्ति बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने कर्मों को देखता है, बिना किसी लाग लपेट या बहाने के। बिना जजमेंट के। हाँ, बिना जजमेंट के। ये खुद को समझने, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को पहचानने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, ऐसा समीक्षक ने महसूस किया। तो समीक्षा ये साफ कर रहे हैं कि ध्यान कोई पैसिव चीज नहीं है, इसमें एक्टिव मेंटल भागीदारी जरूरी है। ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना भर नहीं है। निश्चित रूप से। समीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि सच्चा ध्यान तब घटित होता है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों एक सीध में आ जाएं, एक लय में।
तीनों एक साथ। हाँ, तीनों एक साथ। ये एक समग्र अनुभव है, सिर्फ दिमागी कसरत नहीं। समीक्षा के अनुसार विवेकानंद इसी संतुलन पर बहुत बल देते हैं। और वो मन को नियंत्रित करने वाली बात, समीक्षा में इस पर तो काफी जोर दिया गया है। एक वाक्य है, मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा, नहीं? हाँ, और समीक्षा इसी मुश्किल को साधना का केंद्र मानती है। विवेकानंद के हवाले से समीक्षक कहते हैं कि मन की लगाम अपने हाथ में लेना, यही ध्यान की बुनियाद है। और ये महारत रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर धैर्यपूर्ण अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन समीक्षा विश्वास दिलाती है कि इसी अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। ये बात तो सचमुच प्रेरित करने वाली है। समीक्षा में पुस्तक से कुछ ऐसे ही शक्तिशाली वाक्य भी कोट किए गए हैं। जैसे एक है, मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचा उठता है या गिरता है। इस एक पंक्ति में कितनी सच्चाई छिपी है। बिल्कुल सही कहा। हमारे विचार ही तो हमारी दुनिया बनाते हैं। एक एक विचार मायने रखता है। हाँ, और एक और पंक्ति है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। ध्यान वह साधन है जो मनुष्य को स्वयं से मिलाता है। यहाँ मामला और गहरा हो जाता है। ये स्वयं से मिलना, इसका क्या मतलब है? क्या ये अपनी पर्सनैलिटी के जो अनदेखे पहलू हैं उनको जानना है? समीक्षा इस पर कुछ रोशनी डालती है। हाँ, समीक्षा इस सवाल को उठाती है और बताती है कि ये जुड़ाव कैसे होता है। समीक्षक के अनुसार जब ध्यान गहराता है तो व्यक्ति अपने सतही व्यक्तित्व, अपनी आदतों, अपनी कंडीशनिंग, उन सब के पार देखने लगता है। अच्छा। वो अपने मन के शोर के पीछे जो छिपी हुई शांत स्थिर चेतना है उसे महसूस करने लगता है। समीक्षक के अनुसार यही स्वयं से मुलाकात है। और ये प्रक्रिया ये बाहरी दुनिया की चिंताओं और तनावों से मुक्ति दिलाकर एक गहरी आंतरिक शांति और स्थिरता देती है। समीक्षा इसे आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला पहला कदम मानती है। तो समीक्षा ये कह रही है कि इसके फायदे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हैं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा दोनों ही पहलुओं को उजागर करती है। मानसिक स्तर पर देखें तो स्ट्रेस कम होना, एंग्जाइटी घटना, फोकस बढ़ना, याददाश्त बेहतर होना, ये सब फायदे समीक्षक गिनाते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल फायदे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो गहरा और स्थायी लाभ है वो आध्यात्मिक है। अपने असली स्वरूप को जानना, जीवन के प्रति एक नई समझ विकसित करना और भीतर एक अटूट शांति का अनुभव करना। समीक्षा ये भी बताती है कि ये पुस्तक किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए ही है या कोई भी पढ़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। समीक्षा इस बात को स्पष्ट करती है। जो लोग मानसिक शांति की तलाश में हैं या जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए तो ये अनमोल है ही, जिसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन साथ ही विद्यार्थी जो अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, योग साधक जो अपने अभ्यास को और गहरा करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि आम गृहस्थ जो अपने रोजमर्रा के जीवन में अधिक संतुलन और समझ लाना चाहते हैं, समीक्षा का मानना है कि वे सभी इस पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समीक्षा इस पुस्तक को एक तरह से यूनिवर्सल अपील वाली कृति मानती है। ये किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये इसे केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं मानती, हाँ। बल्कि जीवन जीने की एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत करती है। अच्छा, अब आते हैं पुस्तक की भाषा और उसकी प्रस्तुति पर। समीक्षा में इसकी स्टाइल की बड़ी तारीफ की गई है। कहा गया है कि भाषा बहुत सरल है, सीधी है, प्रेरणा देती है और पाठक के दिल तक पहुंचती है। हाँ, ये तो विवेकानंद की शैली की पहचान रही है। वो बहुत जटिल और गूढ़ आध्यात्मिक विचारों को भी आम आदमी की भाषा में कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझाने में माहिर थे। समीक्षा का ये कहना कि भाषा सरल और हृदयस्पर्शी है, इस बात की पुष्टि करता है कि पुस्तक विवेकानंद की मूल व्याख्यानों की भावना को सफलतापूर्वक पाठक तक पहुंचाती है। ये सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करती है। और एक और बहुत ही अनोखी बात जो समीक्षा सामने लाती है, वो है इस पुस्तक में पूर्वी दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान का संगम। ये कैसे संभव है? मेरा मतलब है, विवेकानंद के समय में तो मनोविज्ञान अपनी शुरुआती अवस्था में ही था। हाँ, यही तो विवेकानंद की दूरदर्शिता थी जिसे समीक्षा ने पकड़ा है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो विवेकानंद उस समय योग और वेदांत के हजारों साल पुराने सिद्धांतों को, जैसे मन की प्रकृति क्या है, वृत्तियों का निरोध कैसे करें, एकाग्रता का क्या महत्व है, विचारों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों को वो ऐसी भाषा में प्रस्तुत कर रहे थे जो पश्चिम के उभरते हुए
तार्किक और वैज्ञानिक मानस को भी समझ आ सके। अच्छा, मतलब वो एक ब्रिज बना रहे थे। बिल्कुल, वो बता रहे थे कि कैसे मन काम करता है, कैसे उसे साधा जा सकता है। ये विषय आज भी साइकोलॉजी के केंद्र में है। समीक्षा का यह कहना कि पुस्तक में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ का संगम है, ये दिखाता है कि विवेकानंद के विचार कितने कालातीत और सार्वभौमिक हैं। समीक्षा इसे केवल पुरानी बातों का दोहराव नहीं मानते, बल्कि आज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ मानते हैं। तो ये सिर्फ परंपरा का बखान नहीं है, बल्कि उसकी एक समकालीन व्याख्या है, आज के लिए उपयोगी। सटीक कहा आपने। समीक्षा इसे प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन में उपयोगी बनाने वाले एक पुल की तरह देखती है। अब हम इस चर्चा के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है, फाइनल टेक क्या है समीक्षक का इस पुस्तक पर? समीक्षा का जो अंतिम निष्कर्ष है वो बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ज्यादा। पुस्तक को मनुष्य के आंतरिक विकास की कुंजी कहा गया है। आंतरिक विकास की कुंजी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब है कि समीक्षक इसे सिर्फ जानकारी देने वाली किताब नहीं मानता, बल्कि एक ऐसा साधन मानता है जो व्यक्ति को अंदर से बदलने और विकसित होने में सचमुच मदद कर सकता है। और इसे अद्भुत प्रेरणा स्रोत और जीवन परिवर्तनकारी ग्रंथ भी कहा गया है। साथ ही 4.95 की रेटिंग दी गई है। ये तो लगभग परफेक्ट स्कोर हुआ। हाँ, ये उच्च प्रशंसा है। और ये जो लगभग पूर्ण रेटिंग है, ये यही दर्शाती है कि समीक्षक के अनुभव में इस पुस्तक में पाठक के जीवन में वास्तविक और गहरा बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता है। जीवन परिवर्तनकारी शब्द का प्रयोग बताता है कि इसका प्रभाव सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल सकता है। और 4.9 की रेटिंग, ये पाठक समुदाय में इसकी व्यापक स्वीकृति और गहरे प्रभाव का संकेत है। समीक्षक इसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने और जीने के लिए लिखी गई किताब मानता है। तो इस पूरी समीक्षा के विश्लेषण से हमने कई महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली कि विवेकानंद का ध्यान महज शांति पाने का तरीका नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। हाँ, और दूसरी कि ये मार्ग पूरी तरह व्यवहारिक है। इसमें मौन, एकाग्रता और आत्मचिंतन जैसी विधियां शामिल हैं, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। मन पर नियंत्रण और निरंतर अभ्यास इसके मूल तत्व हैं, जैसा समीक्षा ने हमें बताया। तीसरी बात, इसके लाभ सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं, बल्कि गहरे आत्मज्ञान तक फैले हुए हैं, और ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों या फिर अध्यात्म साधक। बिल्कुल। और चौथी कि इसकी भाषा सरल है, दिल को छूने वाली है। और सबसे खास बात, जैसा समीक्षा ने उजागर किया, ये प्राचीन भारतीय प्रज्ञा और आधुनिक मनोवैज्ञानिक समझ का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो इसे आज भी, इस दौर में भी बेहद प्रासंगिक बनाता है। इस सारी बातचीत के बाद श्रोताओं के मन में विचार करने के लिए कोई अंतिम सूत्र या कोई प्रश्न छोड़ना चाहेंगे? हाँ, एक बात है जो समीक्षा का एक वाक्य, वो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा था। ध्यान वो साधन है जो मनुष्य को खुद से मिलाता है। इस पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। अगर ध्यान हमें खुद से मिलाता है, तो उस खुद के भीतर, उस आंतरिक जगत में कितनी अनदेखी क्षमताएं, कितनी असीम संभावनाएं उस मुलाकात का इंतजार कर रही होंगी। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, विवेकानंद जिस आंतरिक शक्ति की बात करते हैं, जिसका जिक्र समीक्षा में बार बार आता है, जब वो पूरी तरह जागृत होती होगी, तो उसका अनुभव कैसा होता होगा? वो कौन सी अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता में जीता है? शायद ये सवाल हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर सकता है। वाकई एक गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न। इसी के साथ आज के इस अन्वेषण को यहीं विराम देते हैं।